चलिए आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों होती है। इसकी क्या उपयोगिता है और किसी धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों होती है, जिसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। किसी भी धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव निरपेक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक दूसरे इलेक्ट्रोड को सेल के रूप में जोड़ना होता है। अर्थात जिस धातु की छड़ का आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उस छड़ को, उस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं और उस गैल्वेनिक सेल का विभवांतर हम लोग ज्ञात करते हैं विभव मापन के साथ। इस प्रकार से जो गैल्वेनिक सेल बनती है, उस सेल की सहायता से हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली और मुख्य बात यह कि मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किसी दूसरे के सापेक्ष ही ज्ञात करना होता है। जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है, उसे हम किसी मानक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके गैल्वेनिक सेल ज्ञात बनाते हैं और इस गैल्वेनिक सेल का विभवांतर हम लोग विभव मापी की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो कई सारे इलेक्ट्रोड मानक मानने के लिए सुझाव दिए गए हैं, परंतु हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक माना गया है तथा इसका विभवांतर स्वेच्छा से 0.0000 वोल्ट तय किया गया है। स्वेच्छा से इसका विभवांतर 0.00 वोल्ट तय किया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही मानक क्यों माना गया है, इसके पीछे कारण यह है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य के सर्वाधिक निकट होता है, इसलिए उसे शून्य मान लिया गया है सर्वसम्मति से। और उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चूंकि सबसे मान्यता प्राप्त हो चुका है, इसलिए उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको संक्षेप में SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE भी कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों होती है और उसको स्टैंडर्ड मानने के पीछे कारण क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने ये बोर्ड पर एक लाइन खींची हुई है। अब इस लाइन को हम लोग यदि मेजर करना चाहें तो क्या हम इस मार्कर की सहायता से मेजर करेंगे क्या, या इस पेन की सहायता से मेजर करेंगे क्या? हम इससे मेजर कर सकते हैं, लेकिन यह चीज प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि पेन की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। ये सर्वसम्मति से मान्य नहीं है। तो सर्वसम्मति से मान जो उपकरण है वो क्या है? स्केल है। इस स्केल की सहायता से हम इस लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैमाना है वो कैसा है?
स्टैंडर्ड है, सर्वमान्य है। ठीक है, ऐसे ही किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को मेजर करने के लिए हमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोड पैमाना के रूप में इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए कई सारे इलेक्ट्रोड का सुझाव दिया गया है, परंतु हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक माना गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य के सर्वाधिक निकट होता है, इसलिए सर्वसम्मति से उसका इलेक्ट्रोड विभव प्लस माइनस 0.0000 वोल्ट। तो ये तो कारण हो गया कि मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों होती है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही मानक क्यों माना गया है। अब यहां हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही मानक क्यों माना गया है, इसका जवाब भी अब आप दे सकते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, उसका आलेख समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आरेख बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं
चलिए अब आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आप इसमें देख रहे हैं एक कांच का एक चैनल बना हुआ है। इसमें ये पीटी वायर है और ये प्लेटिनम प्लेट कहें या प्लेटिनम फॉइल कहें, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो पीटी ब्लैक की कवरिंग होती है। इसके ऊपर पीटी ब्लैक चढ़ा रहता है। तो बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम की फॉइल होती है, प्लेटिनम की पत्ती, और उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक चढ़ा रहता है। और ये प्लेटिनम फॉइल प्लेटिनम के वायर के द्वारा एक विलयन में डूबा रहता है, जिस विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1mH+ आयन होता है। यानी आयन सांद्रण विलयन में धातु आयन ना कह करके अब हम इसको बदल देते हैं, H+ आयन सांद्रण कहेंगे 1m होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड है। यहां जो गैस है वो 1 atm दाब पर है। टेम्परेचर आप 25 डिग्री C रखेंगे। यहां देखो 1m H+ आयन कंसंट्रेशन है। एटीएम गैस का दाब, हाइड्रोजन गैस है और वो भी 1 atm पर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका विभवांतर लिखा हुआ ±0.00004। ये प्लस माइनस लिखने के पीछे कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है परिस्थितिगत तरीके से नेगेटिव हो जाएगा तो एनोड का कार्य करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो कैथोड का कार्य करेगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप लोग समझ लीजिए, एक कांच का ट्यूब होती है, उस कांच की ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम फॉइल होती है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक चढ़ा रहता है, और ये प्लेटिनम की पत्ती जिसे प्लेटिनम फॉइल कहते हैं प्लेटिनम के वायर के माध्यम से एक विलयन में डूबी रहती है, जिस विलयन में H+ आयन का सांद्रण 1m होता है। जिस विलयन में H+ आयन का सांद्रण कितना होता है बेटे? 1m। इसमें डूबी रहती है। अच्छा, ये जो नीचे ट्यूब लगी है ये ग्लास प्लेट है, लिखे दे रहा हूं मैं, ये कांच की प्लेट है, ग्लास प्लेट। ये कुचालक का कार्य करती है और ये जमीन में सपोर्ट देती है। ठीक है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसकी सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन प्रभाव माप सकते हैं गैल्वेनिक सेल बना। ठीक है, तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी सहायता से हम किसी दूसरी धातु की छड़ का इलेक्ट्रॉन प्रभाव माप सकते हैं। चलिए आगे, अब चलिए आइए जानते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या क्रिया होती है, और यह भी जानते हैं कि इसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे होता है। चलिए देखते हैं। यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके सामने प्रदर्शित है। ठीक है, इसमें इधर से हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है, हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी। यहां प्लेटिनम मेटल है, उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक कवर्ड है। यहां जो हाइड्रोजन गैस जाएगी वो हाइड्रोजन गैस यहां रिएक्शन करेगी। अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, और ये अगर एनोड बनकर के एक्ट करेगा तो ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। ये हाइड्रोजन गैस यहां जाकर के ये बनाएगी
और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका जो विभवांतर होता है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की घटना होती है उसका जो विभवांतर होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो बेटा ये एनोड है, अगर एनोड बन के काम करेगा तो ऑक्सीडेशन की घटना होगी। इस एनोड इलेक्ट्रोड को ऐसे हम लोग कहेंगे, ये एनोड। एनोड का ये रिडॉक्स युग्म है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एनोड का रिडॉक्स युग्म है, जिसे हम लोग रिडॉक्स कपल भी कहते हैं। ये अगर एनोड बनेगा तो हम इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अगर यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड बन गया तो अपचयन की घटना होगी, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा और ये इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसका जो रिडॉक्स युग्म बनेगा, ये रिडॉक्स युग्म है, रिडॉक्स युग्म ये इस तरीके से प्रदर्शित होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे, ऐसे लिखा। अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा तो ऊपर वाली परिस्थितियों में प्रदर्शित करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करेगा तो नीचे वाली परिस्थितियों में इसको प्रदर्शित करेंगे। ध्यान रहे यहां दोनों बल काम करेंगे, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, विलयन में उपस्थित H+ आयन को प्लेट पर ढकेलेगा। सॉल्यूशन प्रेशर क्या करेगा, विलयन में गैस को विलयन में इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बेटा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फंक्शनिंग है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सारा इसमें खेल प्लेटिनम फॉइल का है, प्लेटिनम आयन का है। इसके बाद यहां विलयन भरा हुआ है, 1NH+ आयन सांद्रण, 1NH+ आयन सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहां पर ये प्लेटिनम ब्लैक इस पे कवर्ड है। एक 1 atm पर हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस प्रेशर पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ये इसका पोटेंशियल होगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फंक्शनिंग हो गई। आइए चलिए जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस प्रकार से मापा जाता है। चलिए, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ करके उसका विभव मापने से पहले हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सीमाएं जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या शर्तें हैं। सीमा नंबर 1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या क्या सीमा है इसको जान लेते हैं। नंबर 1, 1 atm दाब पर, प्रेशर पर, 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को निरंतर प्रवाहित कर पाना कठिन होता है। ध्यान रखेंगे, 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर पाना कठिन होता है। ये पहली शर्त है, ये इसका चैलेंज है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है कि सॉल्यूशन में यानी विलयन में 1NH+ आयन सांद्रण, 1NH+ आयन सांद्रण को मेंटेन कर पाना एक कठिन काम है। ठीक है, ये इसके संबंध में दो शर्तें हैं। H+ आयन सांद्रण विलयन में सदैव 1H+ आयन बना के रख पाना कठिन होता है। और दूसरा काम कि 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस की निरंतरता बनाए रखना एक चैलेंजिंग टास्क है यहां पर। इसलिए ये यहां शर्त है कि यहां 1 atm पर हाइड्रोजन गैस जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रेशर कम ज्यादा हो गया तो इसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये दो सीमा है। एक एटीएम ताप पर गैस को निरंतर प्रवाहित कर पाना एक कठिन कार्य होता है। दूसरा एक चैलेंज है कि विलयन में 1 mH प्लस आयन सांद्रण का जो क्राइटेरिया है बना के रख पाना कठिन कार्य होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोड की सहायता से, जिसे हम लोग SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये एनोड का भी वर्क करता है और कैथोड का भी काम करता है। और इसकी सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोड का विभवांतर कैसे माप सकते हैं, देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी धातु का जो इलेक्ट्रोड है उसका विभवांतर का मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना होता है, और वो इलेक्ट्रोड हम ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड नहीं है तो मेजरमेंट परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड है और ये मेटल रॉड है, सपोज दैट जिंक मेटल। यहां पर ये ZnSO4 विलयन है, इसको हम लोग अब ये जोड़ दिए। अब चूंकि ये जिंक मेटल है और यहां ZnSO4 का विलयन है, तो ये मेटल कैसी हो जाएगी, ये प्लेट निगेटिव हो जाएगी और ये एनोड का काम करेगी, निगेटिव हो जाएगी। तो जाहिर सी बात, अगर ये इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा 0.000 वोल्ट। अब आपने इन सेल को जोड़ करके एक इन सेल को जोड़ करके दो अर्ध सेल है, एक अर्ध सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरे अर्ध सेल ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। इस पर ऑक्सीडेशन की घटना होगी तो इस पर ऑक्सीडेशन की घटना होगी तो ये एनोड का कार्य करेगा, इस पर रिडक्शन की घटना होगी, अब ये कैथोड का कार्य करेगा। ये कैथोड का कार्य करेगा। दोनों इलेक्ट्रोड को गैल्वेनिक सेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया और इनको आपस में साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ देते हैं। ये लोग इनको साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल के लिए साल्ट ब्रिज होना जरूरी है। ये साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज कहलाता है। ये लिखा हुआ है
साल्ट ब्रिज। KCl का हो सकता है या फिर KNO3 का हो सकता है। आप देखेंगे कि यहां एक गैल्वेनिक सेल तैयार हो गई और इस गैल्वेनिक सेल का विभवांतर आप ज्ञात कर लेंगे। इसका विभवांतर आप लोग पहले से मान बैठे हैं 0.000 वोल्ट। जो भी विभवांतर आएगा वो किसका आएगा, इसका आएगा। इस प्रकार से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं किसी धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके हम बनाते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बनाते हैं और इस गैल्वेनिक सेल का विभवांतर हम विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। और जो सेल का विभवांतर आता है वो वास्तव में किसका विभव है, जिंक इलेक्ट्रोड का, क्योंकि इसके द्वारा वर्क डन 0 है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मामले में इसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 है। 0.00 वोल्ट इसका विभवांतर है। जो भी विभवांतर बताएगा वो किसका बताएगा, जिंक का। अब ये जिंक की छड़ जोड़ी थी तो ये नेगेटिव थी, तो ये जो प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। सपोज दैट जिंक के स्थान पर यदि हम कॉपर का इस्तेमाल करते, जिंक के स्थान पर यदि हम कॉपर का इस्तेमाल करते तब क्या होता कि ये प्लेट नेगेटिव होती और कॉपर प्लेट पॉजिटिव होती। ध्यान रहे जब भी हम किसी गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन करते हैं एनोड को लेफ्ट साइड लिखते हैं, कैथोड को राइट साइड लिखते हैं। ये इलेक्ट्रोड आप लोग जानते हैं, इसका रेडॉक्स युग्म लिखेंगे तो इसका रेडॉक्स युग्म क्या लिखेंगे, Zn डबल प्लस। ये इस इलेक्ट्रोड का रेडॉक्स युग्म आ गया। और यहां पर क्या लिखेंगे, Pt। और यहां पर रिडक्शन हो रहा तो यहां पर लिखेंगे 2H प्लस H2। ये बेटा एनोड पर रेडॉक्स युग्म है, ये एनोड का रेडॉक्स युग्म है, ये कैथोड का रेडॉक्स युग्म है। दोनों पर अगर रिएक्शन देखें तो क्या रिएक्शन होती है, ये चलिए हम जानते हैं। दोनों पर रिएक्शन क्या होती है, दोनों इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन अलग अलग हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो ये एनोड है इस पर रिएक्शन क्या होती है, एनोड पर रिएक्शन होती है Zn से Zn डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये काम आपको यहां देखने को मिलता है। यहां क्या होता है, यहां प्लेटिनम के सापेक्ष रिएक्शन होती है, प्लेटिनम की हेल्प से रिएक्शन होती है। कैथोड को लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। यहां रिएक्शन होगी 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस बनेगी। ये रिएक्शन कैथोड पर है। और ये रिएक्शन बेटा एनोड की रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे ये यहां रिडक्शन हो रहा है और यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये नेगेटिव है, एनोड का कार्य है। इसकी जगह यदि कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर की प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, फिर इसको नेगेटिव शो करेंगे और ये कैथोड की जगह क्या बन जाएगा, ये एनोड बन जाएगा। कॉपर की प्लेट कैथोड का कार्य करेगी। इस प्रकार से हम सेल की बना करके किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तैयार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। आप इसको तैयार करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद और CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में ये सारे इनकी महत्वपूर्ण प्रश्न